अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मज़मून उर्दू 8वीं जमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज़ तलबा, तस्वीर को देखकर आपको मुकम्मल तौर पर जहन में ये आ गया होगा कि हम आज रेल का सफ़र का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आपकी नज़्म है रेल का सफ़र, और आज इसके दूसरे हिस्से पे हम बात करेंगे। सैयद ज़मीर जाफरी ने ये नज़्म लिखी है, और यहाँ पे मुख्तसर उनका तारफ़ जो है उनकी तस्वीर के साथ जो है आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर हमने पहले भी बात की कि वो निहायत महज़्ज़ब और पुरवकार अंदाज में अपनी मज़ाहिया शायरी के ज़रिए मुआशरे के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको उन्होंने उजागर किया और बेहतरीन अल्फाज का चुनाव किया। आपके अंदाज में पकड़पन बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, बल्कि बहुत बेहतर अंदाज में आपने अपनी शायरी में मुआशरे के मसाइल को उजागर किया। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो पाकिस्तान आर्मी में थे और मेजर के रैंक तक जो है वो आपने सर्विस की। अजीज़ तलबा, हम अपनी नज़्म रेल का सफ़र का दूसरा हिस्सा आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 4 अशआर पे बात करेंगे। सुराही से गड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। इस शेर में शायर गाड़ी के डब्बे के अंदर मौजूद मुसाफिरों के पास सामान की हालत इज़हार बयान करते हुए कहते हैं कि मुसाफिरों के रश और दकम पेर की वजह से वो आपस में तो टकराते ही हैं, उनका सामान भी गड़बड़ हो जाता है। यानी कि डब्बे के अंदर, रेल के अंदर मुसाफिरों का रश तो अपनी जगह पे मौजूद है, फिर उनका बहुत सारा सामान भी मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में कि जब मुसाफिर खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, जब मुसाफिरों को खुद ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि हम कैसे बैठें, कहाँ बैठें, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो उनका सामान जो है वो उसको कैसे संभालेंगे, जो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने साथ लेकर आए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका सामान भी गड़बड़ हो जाता है। और वो कहते हैं कि कभी सुराही गड़े से टकराती है तो कभी दस्तरखान और रोटियां आपस में टकराती हैं, यानी कि सामान बस इधर से उधर लुढ़कता चला जाता है। और ऐसी सूरत हाल में मुसाफिर ना खुद को संभाल पाता है और ना अपने सामान को। वो हजरत जो अवामुन नास में गुल मिल के बैठे हैं, रजाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। इस शेर में शायर मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि एक मोहतरम आदमी लोगों में इस तरह बैठे हुए हैं कि वो लोगों के साथ बिल्कुल जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने गिर्द रजाई को इस तरह सख्ती से लपेट रखा है कि लगता है कि जैसे उनको रजाई में सी कर भेजा गया है, उनको रजाई में सिया गया हो। और उनका ये जो अंदाज है वो उन्हें बाकी तमाम लोग जो कि डब्बे के अंदर मौजूद हैं उन तमाम लोगों से बिल्कुल मुनफरिद और मुमताज़ बना रहा है। बेशक वो गुल मिल के बैठे हुए हैं, बेशक वो लोगों के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं, बेशक उन लोगों का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक अनोखा अंदाज अपनाया हुआ है और उन्होंने अपने इर्द गिर्द रजाई को मुकम्मल तौर पर लपेट के रखा हुआ है। और बस इस अंदाज की वजह से वो लोगों में बिल्कुल मुनफरिद और मुमताज़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गा कर मांगने वाला। इस शेर में शायर रेल के सफ़र का एक और मुशाहिदा बयान करते हुए कहते हैं कि दौरान सफ़र तरह तरह के लोग रेल में सवार हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक शख्स रेल के डब्बे में आ गया है जो चिमटा बजा रहा है और गाने गा कर लोगों से भीख मांग रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का मामूल ही मांगना होता है। ये लोगों में काफ़ी मशहूर होते हैं और जाने पहचाने लगते हैं, और फिर जब ये आते हैं तो काफ़ी हद तक भीख जो है वो मांग कर चले जाते हैं। भीख मांगने का जो एक हमारा माशरती जिसको हम कह सकते हैं कि एक खराबी है, उसका जिक्र भी शायर यहाँ पर बड़े प्यारे अंदाज में करते हैं। बहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। इस शेर में शायर एक माशरती मसले को बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करते हुए कहते हैं कि जब रेल के डब्बे में सफ़र कर रहे हों तो लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, आपस में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, फिर आपस में जान पहचान हो जाती है और बाज़ औक़ात
ان کی وہ بات چیت، ان کی گفتگو اگر وہ سیاست وغیرہ پر ہے اور پھر اس پر بحث چھڑ جاتی ہے اور پھر بات تکرار کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن چونکہ مسافر اپنی اپنی منزل پر راستے میں اترتے جاتے ہیں، اس لیے یہ تکرار طول نہیں پکڑتی، یہ تکرار طویل نہیں ہوتی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے. اور وہ جو تکرار ہے، وہ جو لڑائی ہے، وہ ہوتی جاتی ہے، صفائی بھی ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح ریل کا سفر چلتا چلا جاتا ہے. عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بہت پیارے انداز میں ریل کے سفر کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور پھر ایک اور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تکرار شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے مواقع پر جو جیب تراش ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جیب جو ہیں وہ بھی خالی کر کے چلے جاتے ہیں. تو ریل کے سفر میں جو معاشرتی ہماری بے حسی ہے اس کو سید ضمیر جعفری نے بہت پیارے انداز سے اس نظم میں بیان کیا ہے. امید ہے آپ کو اس نظم کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی. اس کے بعد اگر آپ مشق پہ جائیں گے تو مشق میں آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں. پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے، اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے، ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا، کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں، رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے. تو ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کو اپنی نوٹ بک پہ تحریر کر لیجئے گا. اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جو کہ اس نظم کو آپ نے پڑھا اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ریل کے سفر کا ایک نقشہ جو ہے وہ بالکل مکمل واضح طور پر کھینچ کے سامنے آ گیا ہوگا. تو آپ نے اپنے گھر میں اب یہ کام کرنا ہے، اگر آپ نے ریل کا سفر کیا ہے تو اس کا آنکھوں دیکھا حال اپنی کاپی پہ آپ نے تحریر کرنا ہے کہ آپ کو ریل کے سفر کے دوران کیسے تجربات کا سامنا کرنا پڑا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.